Hello everyone, welcome back to all of you in my another vlog. So I woke up in morning, वार्म वाटर पिया मैंने, फ्रेश अप हो गई, ऑयल पुलिंग हो गया, ब्रश हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे मेडिटेशन करने आई हूँ। मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अगर बहुत इंटरेस्टेड हैं तो उसको अच्छे से रिसर्च करके कर सकते हैं, या तो फिर बस बेसिक आइज़ क्लोज करके अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। आप कैसे इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। कुछ एफर्मेशंस कर सकते हैं, कुछ लाइक आई एम अ गुड पर्सन, दिस इज़ माई बेस्ट डे, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। ऐसी छोटी छोटी जो चैंटिंग्स होती हैं ये आप कर सकते हैं मेडिटेशन के टाइम। इसका हमारी बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो 10 से 15 मिनट आराम से मेडिटेशन करें। मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रोज़ ही करते हैं तो लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको कभी कोई स्ट्रेस नहीं होगा और स्ट्रेस में भी आप अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। आप अच्छे से किसी काम पे फोकस कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप अच्छे से उसको रिसर्च कर सकते हैं। मेडिटेशन हो जाने के बाद मैं हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग करती हूँ। तो लाइटली मैंने यहाँ पे बॉडी स्ट्रेच किया है, छोटे मोटे एक्सरसाइजेस किया है जो कि बहुत बेसिक है। अगर आपको योगा में एक्सरसाइज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो आपको मेडिटेशन और उसके साथ बॉडी स्ट्रेच ज़रूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो लॉन्ग रन के बाद थोड़ी बहुत आपको इश्यूज आएंगी और उसके बाद आप स्ट्रेचिंग वगैरह शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा टफ होगा करना। और कुछ स्ट्रेचेस किसी किसी कंडीशंस में नहीं कर सकते तो बेटर है कि कुछ भी होने से पहले ही अगर स्ट्रेचिंग करेंगे तो बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल होती है और बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। उसके बाद मैं सुबह ज़रूर से बाहर अपनी बालकनी में एक बार आती हूँ। मुझे वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। उसी के साथ साथ मैं अपने प्लांट्स को भी थोड़ा उनको देख लेती हूँ। मैं कुछ टाइम से ही इनका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ क्योंकि मिली बग्स बहुत अटैक कर रहे हैं और नॉर्मल प्लांट्स पे भी मिली बग्स आ जा रहे हैं जिनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो मैं इसलिए डेली आकर के एक बार चेक कर लेती हूँ। कहीं भी अगर मिली बग्स लगना शुरू होते हैं तो मैं तुरंत का तुरंत उन्हें किसी लीफ से या किसी स्टिक से या ब्रश से तुरंत निकाल के साफ़ कर देती हूँ। और ये जो सबसे लास्ट वाला प्लांट है जो कि बहुत बुशी आता है विंटर के टाइम पे, बट अब धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसमें कितना भी पानी डालो और ये ग्रीन नहीं रह पा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं अंदर ही शिफ्ट कर देती हूँ। और ये पिंक वाले गमले में जो है मैंने मनी प्लांट लगाया है। इसको मैं बहुत टाइम से लगा रही हूँ, कई महीनों से। छोटा छोटा लगाती हूँ, फिर नया निकलता है तो फिर उसके बगल में एक और लगाती हूँ। ऐसे करके अब ये काफ़ी बुशी भी हो गया है और ये अब नीचे भी लटकने लगा है तो बहुत सुंदर लगता है। बहुत हेवी एक्सरसाइजेस मैं नहीं करती हूँ, बहुत लाइट एक्सरसाइज और पूरा अच्छे से फ़ैन वैन ऑन करके करती हूँ। मैं कभी गर्मी हो या स्वेटिंग हो तो मैं 5-10 मिनट रुकने के बाद जा कर के मैं नहा लेती हूँ। कभी कभी मैं ब्रेकफास्ट बना करके भी नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहा। पोहा मैं 2 जगह हमेशा बनाती हूँ क्योंकि हम लोग को पोहा थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है और मेरे बेटे के लिए पोहा बिल्कुल नॉर्मल चाहिए होता है। उसको उसमें पोहा में ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए होता है तो उसका पोहा मैं हमेशा सेपरेट बनाती हूँ। दोनों में पीनट्स डाल दिया है मैंने ऑयल डाल करके। अब इसके बाद मैं आरो वाले में कुछ ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, जैसे कि कैश्यूज डालूँगी, किशमिश डालूँगी। कभी कभी भी तो मैं इन्हें फ्राई करके निकाल देती हूँ किसी बर्तन में और फिर ऑनियंस वगैरह डाल करके फ्राई करके पूरा पोहा बनाने के बाद मैं उसको ऊपर से ऐड करती हूँ। बट आज मैंने निकाला नहीं है, उसी में मैंने कंटिन्यूएशन करके बना दिया है। पीनट्स हमेशा बहुत अच्छे से फ्राई होना है तो एकदम सिम पे करके उसको फ्राई करना है ताकि वो अच्छे से अंदर से पक जाए। अदरवाइज़ वो कच्चा कच्चा खाने में बहुत गंदा लगता है और पूरे पोहे का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो पीनट अच्छे से जब भुन जाए तब उसके बाद इसमें चना दाल, उड़द दाल, मस्टर्ड सीड्स और जीरा डालना है। चना दाल, उड़द दाल मैंने बाद में डालना सीखा है तो आप भी चाहें तो आप डाल सकते हैं या फिर आप पूरी तरीके से इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़े सूखी लाल मिर्च, करी पत्ते, प्याज, हरी मिर्च ये सब डाल करके इसको फ्राई करना है। सबसे पहले मैं पोहे को धो करके रख देती हूँ बगल में। उसके बाद मैं ऑनियंस कट करती हूँ और ये सब फ्राई करती हूँ। तब तक पोहा बहुत अच्छे से फूल जाता है और एकदम मुलायम हो जाता है। पोहा बनाने के टाइम पे प्याज पूरा ब्राउन नहीं करना है, बस उसको स्वेट करना है। हल्का गुलाबी होता है तभी बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने के टाइम पे। तो प्याज हल्का सा गुलाबी हो जाए, मिर्च और वो सब भी जब उसमें फ्राई हो जाता है तब उसके तुरंत मैं उसमें डालती हूँ नमक और हल्दी। जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए इसको मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पोहा डाल करके इसको मिक्स करती रहती हूँ। पोहा डालने के बाद मेक श्योर कि बहुत देर तक उसको नहीं पकाएं, अदरवाइज़ पोहा हार्ड हो जाता है, फिर उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
तो पोहा डाल करके जस्ट 2 मिनट के लिए मिक्स कर लें। चाहिए तो आप नमक को एक बार टेस्ट कर लें। उसके बाद धनिया के पत्ते डाल करके और इसको एक बार मिक्स करके तुरंत इसको ऑफ़ कर देना है। मैं यहाँ पे ऑफ़ करने के बाद इसको मैं आरओ वाला मैं एक बाउल में शिफ्ट कर दे रही हूँ। उसको जितना चाहिए होगा उसको मैं दे दूँगी और हमारा वाला मैं तुरंत हॉट पॉट में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, ताकि गर्म रहेगा तो मुलायम रहेगा। जिसको थोड़ी देर बाद भी खाना है अगर किसी को, तो वो गर्म ही रहेगा। पोहे के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है चाय का। तो मैं पोहा जब भी बनाती हूँ तो मैं अपने लिए चाय ज़रूर से बनाती हूँ। हालांकि ये अनहेल्दी कॉम्बिनेशन है, बट ये कॉम्बिनेशन बहुत लोगों को पसंद होता है और मुझे तो पोहा गले से नीचे उतरता भी नहीं है बिना चाय के। तो यहाँ पे मेरी गुड़ वाली चाय रेडी हो गई है। अब मैं इसको लेकर के ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर मेरे पास छोटा मोटा टाइम बच जाता है तो मैं अपनी थोड़ी देर एडिटिंग कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे बहुत कम टाइम है मेरे पास, तो मैंने उसमें 1-2 शॉर्ट्स को रेडी कर लिया। उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ और अब मैं यहाँ पे आई हूँ लंच बनाने के लिए। लंच में आज मैं एक लीफी वेजिटेबल की दाल बना रही हूँ, जो कि मेरे गमले में आया हुआ है। मैं इस गमले में बहुत पहले बहुत सारे उगाई थी इसे, फिर ये आना बंद हो गया था। अभी इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट वगैरह डाला है मैंने और इन गमले की मिट्टियों को थोड़ा सा मैंने उसकी खुदाई वुदाई की है। इसकी वजह से मे बी तो 2 प्लांट्स आ गए हैं। तो मैं उसी से बस आरओ के लिए एटलीस्ट पत्ते वाली दाल बन जाएगी और हमारे लिए तो हम प्लेन ही खा लेते हैं। तो ये देखिए आराम से आरओ के लिए इन पत्तों की दाल बन जाएगी। और घर की चीज़ें होती हैं तो और भी अच्छा लगता है। इसको बस धो करके दाल में डाल करके, दाल में टमाटर, प्याज और मिर्ची डाल करके उबाल लूँगी। उसके बाद तड़का डाल दूँगी। और उसके बाद शाम को मैंने अपना ये विंडो क्लीन किया। इस विंडो को डेकोरेट करने का मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ और हमेशा जब मैं इसको क्लीन करती हूँ फिर से वापस से इस पर ले आकर के कुछ सामान रख देते हैं सब लोग। इस पर कोई भी सामान रखने का, क्लटर इकट्ठा होने का बहुत ईजी सा ऑप्शन है, तो सब लोग यहाँ पे सामान रख देते हैं। ये मैं शायद तीसरी बार या चौथी बार मैं साफ़ कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से इस विंडो को क्लीन करवा चुकी हूँ, तो मुझे डेकोरेट करना है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा बहुत साफ़ कर रही हूँ। विंडो वगैरह की सफाई करने के लिए ना सबसे अच्छा होता है कि आप हाथ में सॉक्स पहन लें, कोई पुराने सॉक्स। और ये विंडोज़ के जो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, इनको अच्छे से सॉक्स के साथ क्लीन करना बहुत इजी होता है। या तो फिर माइक्रोफाइबर्स वाले जो ग्लव्स होते हैं उससे आप कर सकते हैं। मेरी खिड़की गंदी नहीं थी क्योंकि मैंने इसको कुछ दिन पहले ही क्लीन कराया था और अभी तक मैं इसको 3 या 4 बार क्लीन कर चुकी हूँ, तो ये गंदी बिल्कुल नहीं थी। बस डेकोरेशन से पहले मैं इसको एक बार अच्छे से क्लीन करना चाहती थी। तो मेरा ये जो डस्टर ये बहुत काम का है, मैंने इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। अंदर भी पूरा ग्लास के इस पार भी और ग्लास के उस पार भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया इससे। अभी मैंने इसका थोड़ा डेकोरेशन कर दिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जल्दी ही मैं दूसरे या तीसरे वीडियो में डेकोरेशन इसका मैं शेयर करूँगी, बिकॉज़ छोटी छोटी चीज़ें अभी भी रह गई हैं। अब टाइम है मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन। एंड नाइट स्किन केयर रूटीन एकदम बिना किसी गैप के फॉलो कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा है मेरा स्किन अभी, क्योंकि मेरा बीच में मेरा फेस वॉश ख़त्म हो गया था और मैं कोई सा भी फेस वॉश यूज़ कर रही थी। स्पेशली मैं मामा अर्थ का फेस वॉश यूज़ कर रही थी, तो वो पता नहीं मेरी स्किन को सूट नहीं करता है। तो उसको मैं यूज़ कर रही थी, मेरे स्किन में बहुत सारे पिंपल्स आ गए थे, तो इसलिए मैंने अच्छे से अपना स्किन केयर रूटीन को मैंने कंटिन्यू किया है। तो अभी मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मेरे पिंपल्स वगैरह कम हो गए हैं आना। और मैं सबको एक ये बात सजेस्ट करूँगी कि सीरम लेने के टाइम पे बहुत अच्छे से रिसर्च करें आपकी स्किन को क्या नीड है, आपको कैसा सीरम चाहिए, आपको क्या चाहिए अपने स्किन में। तो मैंने ये बहुत बेसिक सा विटामिन सी का सीरम यूज़ किया है। इसको यूज़ करने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, लिप बाम लगाती हूँ एंड दैट्स इट। आई विल से दैट कि 100% सीरम का इफ़ेक्ट होता है। आप उसको कंटिन्यूस यूज़ करेंगे और आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग अगर आप कोई सीरम लेते हैं तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि मैं सीरम वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती थी, मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई कैन सी डिफरेंस कि मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है इसका। तो अब तो मैं इसको कम्प्लीटली अपने स्किन केयर रूटीन में लेके आ गई हूँ और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप भी सीरम यूज़ करना स्टार्ट करिए, स्पेशली अगर आप 25+ हो गए हैं तो सीरम बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के पोल्यूशन के हिसाब से। और उसके साथ साथ अपना ध्यान ज़रूर से रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नया वीडियो लेकर के आऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं विंडो डेकोरेशन का वीडियो लेकर के आऊँ अगर हो पाए तो, अदरवाइज़ मैं कोई और वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय एंड टेक केयर।